नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार बम विस्फोट ने दिल्ली को हिला दिया है। 13 मृत और 24 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर उमर की कार फरीदाबाद से खरीदी और जांच में एनआईए और जो तमाम एजेंसियां हैं अब वो जुट चुकी हैं। लेकिन धमाके की गूंज से पहले राजनीति भी शुरू हो गई। पीएम मोदी ने भूटान से लौटकर षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की कत्ती भी कह दी है। और अब लगातार उसके दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री के जो दौरा है उसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या ये जवाबदेही है या वोट की राजनीति। इसके अलावा लाल किले के पास धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक से ही माहौल बदल गया है। घटना के कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन सिंधु 2.0 एक्स पर टॉप ट्रेंड करने लगा है। यूजर्स ने गुस्से, दुख और देशभक्ति से भरे पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह और कैसे ये आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हुए हैं। अपने विशेष अतिथि के साथ डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। और यहाँ पर हम इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से पूरे के पूरे अपने वो इन मंसूबों में कामयाब हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही होगा कि हाई सिक्योरिटी जोन में कार बम कैसे पहुंच गया? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी है? तो यहां पर अब जिस तरह से तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, एनआईए को जो जांच है वो भी सौंप दी गई है, तो अब पूरा का पूरा जो अब पूरा रीजन है देखना होगा कि किस तरह से अब ये कार्रवाई आगे की जाएगी। क्योंकि लगातार ऐसे सवाल आ रहे हैं कि किस तरह से आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला जो है, पूरा जो ब्लास्ट हुआ है वो है, और धमाके के इतने समय बाद भी अभी तक भी कोई भी ऐसा नहीं जुड़ पाया है। और वो कैसे अपने मंसूबों में जो नापाक मंसूबे वो लेकर आए थे वो कामयाब हो गए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। धीरज जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? धीरज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूटान दौरा है उसको लेकर भी अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उसे सुने। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इसमें गुनहगार होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो तमाम हाई सिक्योरिटी को लेकर ब्रीचेस हुई हैं, जो भी लापरवाही हुई है, उसको लेकर भी अब लगातार शिकंजा कसा जाएगा। और एक एक करके जिस तरह से जो तमाम वो डॉक्टर्स थे, आतंकी थे, उनको भी ट्रेस करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और ऐसे में अब
प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर ही विपक्ष के ऊपर कहीं ना, अब विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके अलावा इसके बाद भी अब पूरी की जो एक देखना होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन में कार बम कैसे पहुंची है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या ये इंटेलिजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई कमी है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ऑपरेशन 2.0 वो कितना सही है और कितना गलत है, और क्यों आखिरकार ये वो हो चुका है कि अब लोग ऑपरेशन 2.0 की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और पूरा का पूरा ये देखने वाली होगा। हमारे साथ अब इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धीरज आवाज आ रही है आपको? धीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धीरज कुमार जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हम उनसे जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच अब आपको बड़ी अपडेट्स के हम रूबरू करवा देते हैं। एक तरफ बिहार चुनाव भी चल रहा है, उनकी वोटिंग जारी है लगातार, और वोटिंग के बीच ही इस तरह का धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट का जो खतरा है उसको लेकर भी हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन में कमी है, इसको लेकर भी अभी हम चर्चा करेंगे। और बिहार चुनाव से पहले ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसकी चूक है ये, क्योंकि ऐसे मौके पर सभी को साथ में चलने की ज़रूरत होती है और किसी पे भी निशाना ना साध के केवल सवाल पूछा जाए वही सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से अब सारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं वो देखने वाली बात होगी, और जिस तरह से भारत से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर भी सिक्योरिटी है जो वो तैनात कर दी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से अब जो तमाम तैयारियां हैं वो की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, और हम तमाम एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि एनआईए को जो जांच है वो सौंप दी गई है। तो एक तरफ देखना होगा कि किस तरह से अब ये तमाम चीज़ें होंगी और एक्शन लगातार लिया जाएगा। अब सिक्योरिटी जोन में कार बम कैसे आया और जो तमाम कौन इसको अपना प्लान करने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको पूरे का पूरा प्लान के पीछे है, और यहाँ पर एक नाम जो है वो भी लगातार गूंज रहा है। अब हम यहाँ पर गेस्ट से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ धीरज जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है धीरज जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या हाई सिक्योरिटी जोन में कार बम ये पहुंचा कैसे? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है या कोई ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी है? जी। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पठानकोट के जो एयरफोर्स बेस पे जो घटना हुई थी उसके बाद सबसे बड़ी घटना है। और जो पाकिस्तान में बार बार पाकिस्तान एक कह रहा है कि बलूचिस्तान और टीटीपी के लोग जो है वो भारत के द्वारा प्रायोजित है और विश्व में वो एक संदेश देना चाहता है। और मुनीर जो है वहाँ पे एक कट्टर नॉन हिंदू परिवारवादी सेना का अध्यक्ष है, कट्टर नॉन, और उसको भारत से ज्यादा हिंदू से घिरा है। तो किसी भी तरह से भारत से चीज करना चाहता है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान करना चाहती है। इसको की है, लेकिन इसको लालकिया जो है और भी सिक्योरिटी जोन जो है, इस सारे जोन जो है जोन से लेकर जाएंगे भारत में सिक्योरिटी को He should see the आई कार्ड और उसके बाद आपका सारा डिटेल लिखना चाहिए ताकि, लेकिन वहाँ पे कुछ भी कोई भी लिख के एंटर कर जाता है बिल्डिंग के अंदर। तो अभी भी हाई सिक्योरिटी जोन अगर हम देखेंगे तो भारत में जो कुछ इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है और ऐसी जगह पे बहुत ही सेंसिटिव है, उसके अलावा और जगह पे
आपको बिल्कुल उसके दीवार के पास पहुंच जाएंगे तब आपको चेक किया जाएगा। ये बहुत ही मतलब मैं एक प्रकार से मानूंगा कि फेलुअर है। और किसी भी इंस्टेंस में, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे आपका न्यूज चैनल भी क्यों ना हो, आपका चाहे ऑफिस पंजाब केसरी की हो, वहां पे भी अगर एक व्यक्ति अगर रिसेप्शन में पहुंच गया तो उसके बैग में केवल 2 kg का एक बम चाहिए बस। रिसेप्शन में आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन वो बम ब्लास्ट करके बिल्डिंग उड़ा सकता है। तो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का रूपरेखा है वो उतना प्रोफेशनल नहीं है जितना कि वो इसको होनी चाहिए। एक इजराइल देश है जिसकी मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और उसके दुश्मन देश सारे हैं, लेकिन एक भी बम घटना नहीं होने देता है। एक घटना हुई, उसका उसने जवाब 1400 लोगों का जवाब उसने 70,000 लोगों की जान लेके दिया है। तो ये एक बड़ा फेलुअर है भारत के। और पहली बात है कि भारत में कोऑर्डिनेशन कितना वीक मैं मानूंगा। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज भारत में है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, आईबी हो, रा हो, सबकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस, सीआईए सबकी अपनी इंटेलिजेंस है, सीआरपीएफ की अपनी है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस है उनकी खुद की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या उनकी अपनी यूनिट है। लेकिन क्या जितने इनपुट इकट्ठा करते हैं क्या शाम को कंपाइल होता है? किसने क्या खोजा, क्या नहीं खोजा, और रियल टाइम पे क्या एक व्यक्ति को जा रही है पूरे इंडिया में जो से तुरंत उसको कोऑर्डिनेट करके वहां पर रेड अलर्ट कर दे? तो एक कहीं न कहीं एक वेकअप कॉल है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि मुनीर का एक सोचना है कि भारत में वैसे ही घटना कराओ जैसा कि बलूचिस्तान वाले हमारे यहाँ कराते हैं, टीटीपी वाले हमारे करता है, कि भारत उसमें उलझा रहे। ये वेकअप कॉल है न केवल प्रशासन के लिए, न केवल सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, बल्कि एक हमारे लीडरशिप के लिए भी। जी, बिहार चुनाव से पहले धीरज जी ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये ध्रुवीकरण की साजिश है या वोटर टर्नआउट पर भी इसका असर कुछ दिखाई देगा? देखिए, वोटर टर्नआउट पे असर दिखाई दे सकता है क्योंकि जो पकड़े जा रहे हैं मुस्लिम हैं, ये हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि एक साजिश के तहत होगा जो पॉलिटिकल। देखिए, हमारे देश के अंदर इतना स्ट्रांग डेमोक्रेसी होने का कारण क्या है कि हमारे देश में चाहे जो भी हो, हमारे नेता चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे आप राजस्थान से लेके आसाम तक जाइए, जम्मू कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक जाइए, नेताओं में एक ऐसी चीज रही है कि वो देश के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं करते हैं अपने वोट के लिए। हाँ, वो अंदर अंदर अंदरूनी मामले में एक दूसरे पे छींटाकसी करेंगे, वोट लेने की कोशिश करेंगे, भुलाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी सब कुछ करेंगे, लेकिन वो बम ब्लास्ट करा के और ऐसा करके ये चीज अभी तक भारत में कभी भी न जांच में आया है और न बाद में घटना होने के बाद भी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है उसमें कभी नहीं आया है। और मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीतिक दल और भारत की राजनीति के लोग इतने गिरे स्तर के नहीं है कि एक किसी की 12-15 लोगों की जान लेके फिर वोट लेंगे। ऐसा जनरली खासकर जब उसमें विदेशी आतंकवादी या कोई लोग सम्मिलित हों, ऐसा नहीं होता है। और इस पर एक कभी कभी जो उस समय की अपोनेंट पार्टी होती है वो जरूर अपेक्ष लगाती है, लेकिन मैं इसको अभी तक मैं देखा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने देश से हमला करवा के वोट लिया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। जी, ठीक है नीरज जी, यहाँ पर उमर का नाम आपने सुना होगा जिसका पुलवामा में कनेक्शन है। यहाँ पर एक बात लगातार वो है उछल उछल कर आ रही है कि डॉक्टर इंजीनियर आतंकी क्यों बन गया, और एक शब्द सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, वो एक वाइट कॉलर शब्द को लगातार वो ट्रेंड में आ रहा है कि अब पहले वो लोग आतंकी बनते थे जो गरीब होते थे, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता था, लेकिन अब डॉक्टर इंजीनियर ही आतंकी बन रहे हैं। तो भारत को कितना सशक्त और कितना सक्रिय होने की जरूरत है अब? अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखें, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो आतंकवादी संगठन के लीडर होते हैं या कोई क्रांतिकारी दल के लीडर होते हैं, वो देखिए, वो किसी भी देश के लिए जो आतंकवादी होता है दूसरे पक्ष के लिए वो शहीद हो जाता है। हाँ, अब हमारे यहाँ भगत जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, लेकिन उसी को कभी अंग्रेज उसको आतंकवादी कहते थे, वो हमारे लीडर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सोक्रेटिस का कथन है कि कभी भी पागल आदमी साजिश नहीं कर सकता। कभी भी पागल आदमी साजिश नहीं करता। पागल आदमी कभी सुसाइड नहीं करता है जाके रेलवे ट्रैक पर। वो वही करता है जो बहुत समझदार होता है। उसका एक जो पर्सनालिटी की जो अंतिम अभिव्यक्ति होती है वो सुसाइड करना होता है। तो ये जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, आप ज्यादातर घटनाओं में तार पाएंगे ये डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या क्योंकि ये लीड करने की क्षमता रखते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं।
तो इनके पीछे हमेशा आप बौद्धिक स्तर के ऊंचे लोगों को पाएंगे। हाँ, ये यूज करते हैं सुसाइड बम्बिंग में उन लोगों को जो कि किसी तरह से मजबूर हैं या फैमिली की तरफ से या किसी तरह से उनको यूज करते हैं, लेकिन यूज करने वाला बहुत स्मार्ट होता है। तो इसमें डॉक्टर होना, इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक घटना है, क्योंकि जो भी ऐसे बड़े अंजाम दिए जाते हैं उसके पीछे पढ़े लिखे समझदार लोग लगे रहते हैं। हमारे हिसाब से डॉक्टर हो सकते हैं, उनके हिसाब से वो अपने एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, और इसको इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी तरह समझती है कि हमको इस बात में नहीं पड़ना चाहिए, हमको उनको ट्रैक करना है जो कि इसमें लिप्त हैं। और इसमें और जो ऐसी घटनाएं आतंकवाद की होती हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे केरला में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी ही इसको रोक सकती है बस, और कोई नहीं रोक सकता इसको। इंटेलिजेंस एजेंसी अगर पुख्ता सबूत देगी तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी, उसको नैब करेगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। और हमको भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी को मैं बता दूं कि पिछले 8 से 10 सालों के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया हमारे रॉ ने, RIB ने। बहुत सारी घटनाएं विदेशों में हुई हैं जिसके ऊपर भारत पे अपेक्स लगाया जाता है कि भारत की एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व रही हैं। अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि इन्वॉल्व कौन रहा है, लेकिन एक बात सच है कि बहुत सारे आतंकवादी भारत के जो दुश्मन थे मारे गए हैं विदेशों में, कनाडा से लेके जो है। बिल्कुल धीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं भारत और अपनी एजेंसी है वो काम तो कर रही है, लेकिन इस वक्त जो ये दिल्ली धमाका हुआ है, ये पुलवामा साल 2019 के बाद अब लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमने उससे सबक क्यों नहीं लिया। क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की जरूरत है हमें, या वो दोबारा से जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि अब सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 का भी जो ट्रेंड है वो भी शुरू हो गया है, तो क्या हम मान ले कि अब सीधे तौर पर साफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भारत अब करने वाला है? देखिए, भारत को मैं जो आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जो सख्त कदम है, अगर मैं कम से कम श्री मोदी के टेन्योर को देखूं तो उसके बाद लगभग अगर आप बात देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में ज्यादा मतलब सारी आतंकवादी घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। भारत भर जेल में है, सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, माओवाद लगभग मार्च तक खत्म होने जा रहा है। अब कहीं भी वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। और 370 घटाने के बाद वहां पत्थरबाजी आतंकवादी घटनाएं बहुत ही चरम पे थी, जो कि एकदम कम हो गई हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो वहां पे होती रहेंगी क्योंकि रूट इतना जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन अब वो बातें नहीं कि रोज न्यूज में आता था कि आज यहाँ पे गाड़ियां रोक ली गई, आज यहाँ पत्थरबाजी की गई, सारी घटनाएं। तो भारत एक बहुत ही अच्छे रणनीति से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और इतने बड़े देश में मैं मानता हूँ कि बड़ी घटना है। और मैं ये भी नहीं कह सकता बिल्कुल रिजिड हो गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी इंग्लैंड में भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो हो सकता है, लेकिन काफी हद तक भारत इसमें सफल रहा। लेकिन पॉइंट 2 की जो सर्जिकल जो सिंदूर पार्ट 2 की बात करूं, ऐसा इसमें मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार उस लेवल तक जाएगी। इसका जवाब सबसे बड़ा ये होता है कि हम इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू इसका बदला हम खुद ऐसे ही घटनाओं से वहां पे ले लें। जी ठीक है, यहाँ पर धीरज जी एक नाम और आ रहा है, बार बार पाकिस्तान का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन एक नाम हाफिज सईद का नाम जो है वो भी सीधे तौर पर लिया जा रहा है। हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले करने की तैयारी कर रहा है, और एक वीडियो भी आया था उनका जब उन्होंने एक रैली में इस तरह का बयान भी दिया था। तो क्या इसमें हाफिज सईद की मौजूदगी भी मानी जा सकती है क्या? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि भारत के जितने भी दुश्मन है, चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, चाहे नेपाल के रास्ते से आ रहे हो, चाहे पाकिस्तान के रास्ते से, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। अभी जांच का विषय तो उसमें किसका हाथ रहा है, लेकिन इनमें किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जैसे कि दूध का जो था छाछ का जला, क्या दूध का जला छाछ को भी पीता है, तो भारत को किसी भी ऐसे एक तत्व पे विश्वास नहीं करना है जो भारत के खिलाफ कभी भी कोई भी अगर निगेटिव मंशा जाहिर कर चुका है। तो ये इसमें दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हो सकता उसका भी हाथ हो। हालांकि ये काम जो है रा और IB का है और NIA का है, लेकिन ये किसी के सगे नहीं होते हैं। और ये आतंकवादी जो है इनका अपना एक मिशन होता है, चाहे वो फाइनेंशियल मिशन हो चाहे नेशनल मिशन हो उनका, लेकिन वो अपने मिशन पे काम करते रहते हैं। और भारत के दुश्मन है तो आपको हमेशा कहीं न कहीं कष्ट देंगे वो। बिल्कुल, आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक मिला जुला जो है धमाका, वो आतंकवादियों ने गश्त की है, रेकी की है, पूरा समय लिया है, फिर भी यहाँ पर ताबड़ में उन्होंने जो है ये धमाका किया है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि जो कुछ आतंकी है ये आपस में तो मिले हुए ही है, लेकिन धीरज जी LET और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के बीच समन्वय भारत के खिलाफ गतिविधियों का जो बढ़ रहा है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए और ये आखिर क्यों बढ़ रहा है?
मैं देख पा रहा हूं कि पिछले कई महीनों से कि बहुत ज्यादा सशक्त कोशिश हो रही है एलईटी की तरफ से भारत के खिलाफ करने की। हालांकि वो जब से मुनीर खासकर आए हैं, लेकिन वो उतना हद तक सफल नहीं हुए। अगर मैं विश्व परिपाटी पे देखूं, देखिए भारत एक पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं और कुछ ऐसे आतंकवादी जो कि कट्टर मुस्लिम सोच की रखते हैं, भारत हमेशा टारगेट में रहता है। लेकिन भारत की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि वो स्निक नहीं कर पाते। और एक घटना भारत को और मजबूत बना देगी, एक घटना जो हुई है भारत को और मजबूत बना देगी। और एक कोशिश करने के बाद भी उतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे जितना कि ये और देशों में कर पाते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूं कि लश्कर तैयबा और इनके जो मॉड्यूल्स हैं उनको जो है मारने का काम, उनको खत्म करने का काम और उसको जो है किसी तरह निष्क्रिय करने का काम हमारे रा का होगा, आईबी का होगा। और ये दोनों लोग मिलके करेंगे और ये कर सकते हैं और किए भी हैं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहे हैं इन 2-4 सालों में। तो इसमें हमारे जैसे फौज सशक्त है, उसी तरह से हमको रा को भी सशक्त करना है, उसको डिसीजन पावर खूब देना है, उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है और उसको जो है डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ना है। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत ज्यादा हद तक सफल हो पा रहे हैं अभी तक। जी ठीक है धीरज जी, का आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि हम हमेशा से ही अमेरिका की जो नजदीकी है पाकिस्तान से, वो हम साफ तौर पर देखते हुए आए हैं। तो इस पूरे ही रुख में हम अमेरिका की भूमि को किस तरह से देखें, क्योंकि अमेरिका एक समय था या अभी भी वो ये कहता रहता है कि आतंकवाद पर जो नकेल कसने का काम है वो अमेरिका कर रहा है। तो क्या हम इसको देखें कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें तो वो इसको किस नजरिए से देख रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आईएएस हाफिज सईद को जेल में कहीं ना कहीं बिरयानी पेश कर रही है और वहां से भी हाफिज सईद काफी सक्रिय है और जो यूएन के जो उन्हें इनाम दिया गया है, तो क्या वो रुकना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का जो भरण पोषण है वो अमेरिका भी गुपचुप तरीके से साफ तौर पर कर ही रहा है। देखिए अमेरिका और जो फ्रांस ऐसे जो देश है उनकी मैं एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये देश आतंकवाद को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, न इनकी स्टेट पॉलिसी है। हाँ, इनके ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट है, उनका ब्रॉडर टारगेट जरूर है दुनिया में कि मुझे अपने बिग ब्रदर्स को या अपने से जो बिग ब्रदर बनने की कोशिश करो उसको टैकल कर। जैसे चाइना के लिए अमेरिका ने बिरयानी खिलाई है पाकिस्तान को, चाइना के लिए अभी तक टैरिफ से लेके भारत में जो प्रतिबंध लगाया गया है, पाकिस्तान में जो बिरयानी खिलाई जा रही है या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, वो सब इस टारगेट से कि चाइनीज इकोनॉमी को कैसे वीक किया जाए, चाइनीज फौज को भी नहीं, चाइनीज इकोनॉमी कैसे वीक किया जाए। इसीलिए जो भी चाइना के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर घटनाएं हो रही हैं, बीएलए को देखिए अमेरिका अपने देश के अंदर आतंकवादी घोषित करता है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस में जब पाकिस्तान और चाइना उसी बीएलए का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि इसको आतंक, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसको आशा है कि यही बीएलए सारे प्रोजेक्ट चाइना के बम से उड़ाएगा। तो उसका टारगेट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे है कि चाइना आगे ना जाए, उसकी वजह से पाकिस्तान से दोस्ती करता है, अफगानिस्तान से उसने भी अपना ये कोर्ट मांगा है, भारत से भी वो कोशिश रहता है कि उसकी जो नजदीकियां रसिया से चाइना से न बन पाए। लेकिन अमेरिका और ये देश, जहां तक चूंकि मैं अमेरिकन स्टडी पर एक थीसिस लिखा हूं, उनके कंसेप्ट ये है कि वो एक पेटी थिंग्स पे नहीं जाते आतंकवादी घटना कराने के लिए, या अगर उनको कुछ करना होगा तो खुद ही अटैक कर देंगे वो। ये छोटी मोटी घटना में, ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं ये बाई प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में जैसे कि अभी पाकिस्तान में अपना चाइना के अगेंस्ट जो चाइना लगभग वहां पे पाकिस्तान में अपनी राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक में काफी होल्ड ले रखा था, जिसको अमेरिका धीरे डायल्यूट करना चाहता है, इसीलिए उसने दोस्ती की है मुनीर से, इसीलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके एवज में जो जरा सा रिलैक्स कर दिया पाकिस्तान को, उसकी वजह से भले ही घटनाएं हो जाए, लेकिन अमेरिका ये नहीं कर सकता कि तुम लोग जाके भारत में आतंकवादी घटनाएं कराओ, जैसा कि संबंध भारत से उसके हैं। जी ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। बहरहाल अब लगातार अब जो है दिल्ली धमाके की जांच है वो अब एजेंसियों के हाथ में आ चुकी है, एनआईए लगातार जांच कर रही है और इस पर डीसीपी का जो बयान आया है आप उसे सुने।